जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और इस वीडियो में हम बीपीएससी ऑडिटर में आए हुए पॉलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत ही रिसेंटली कंडक्टेड पेपर है, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले समग्र बैच की डिटेल्स हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर है और इस बैच में सारे PYQs कवर्ड हैं, बहुत ही डिटेल्ड मैनर में टॉपिक वाइज तरीके से NCERTs एंड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स भी कवर्ड हैं और एक एक करके हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। इसमें सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला कह रहा है अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस सॉलिसिटर जनरल बाय द प्रेसिडेंट। दूसरा कह रहा है अटॉर्नी जनरल पहले विधि अधिकारी होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं और सॉलिसिटर जनरल सेकंड होते हैं। तीसरा कह रहे हैं ये मेंबर होते हैं कैबिनेट के और सॉलिसिटर जनरल नहीं होते हैं। चौथा सॉलिसिटर जनरल मेंबर होते हैं कैबिनेट के, अटॉर्नी जनरल नहीं होते हैं। तो ये बेहद साधारण सा सवाल है, हम सभी पढ़ते हैं पॉलिटी के अंदर, पहले क्वेश्चंस भी पूछा गया है कई बार अगर आप देखो तो, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से जुड़ा हुआ। जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो एनडीए में पूछा गया था 2024 में कि सॉलिसिटर जनरल सेकेंडरी लॉ ऑफिसर होते हैं। तो अगर आप ये बात समझते हो कि अटॉर्नी जनरल नहीं सॉलिसिटर जनरल सेकेंडरी लॉ ऑफिसर है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन में लिखा है सॉलिसिटर जनरल इज सेकेंड और यहाँ पे नहीं लिखा है और ये भी नहीं लिखा है, यहाँ भी नहीं, तो आंसर हम बी के साथ जाएंगे कि अटॉर्नी जनरल पहले विधि अधिकारी होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, जबकि सॉलिसिटर जनरल जो है वो सेकेंड होते हैं। तो यहाँ पे आइए आप पढ़ सकते हो कि हेल्प करते हैं अटॉर्नी जनरल को एंड इज हिमसेल्फ असिस्टेड बाय सेवरल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये कह रहे हैं कि सॉलिसिटर जनरल सेकेंडरी लॉ ऑफिसर होते हैं, है ना, और ये हेल्प करते हैं अटॉर्नी जनरल की, और ये खुद जो सॉलिसिटर जनरल है वो खुद बहुत सारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के द्वारा हेल्प किए जाते हैं। तो ये जो पहला है वो मतलब ये जो दूसरा है वो बिल्कुल सही है। अटॉर्नी जनरल जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, पहली चीज़ तो यही आपको पता होनी चाहिए। और इसका आर्टिकल मैं कैसे याद करवाता हूँ, AG अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है जब आप 76 लिखोगे तो ये आराम से AG बन जाता है, यानी अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल का जो आर्टिकल है वो 76 है, ठीक है। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल की बात की गई है और इसी में बताया गया कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर्वोच्च विधि अधिकारी कानून के ऑफिसर होता है अटॉर्नी जनरल, जबकि जो सॉलिसिटर जनरल है वो सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिशियल होते हैं। तो इस हिसाब से क्या है, सेकेंड सही है। पहला कह रहे हैं द ड्यूटीज ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैनर एंड टू परफॉर्म सच अदर ड्यूटीज ऑफ लीगल कैरेक्टर एज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम बी रेफर टू और असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आपको समझ आया, कह रहा है अटॉर्नी जनरल की ड्यूटी क्या होती है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस दें लीगल मैटर में, और जो लीगल कैरेक्टर की ड्यूटीज़ हैं उन्हें परफॉर्म करें, और समय समय पर जो टाइम टू टाइम बी रेफर टू और असाइन टू हिम बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा रेफर या असाइन किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप इनकी मदद लीजिए कानून वाले मुद्दों में। तो ये है इस क्वेश्चन का मतलब, और ये पहला भी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 76 में ही कहा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये एडवाइस करते हैं लीगल मैटर पे, और ये रेफर किन के द्वारा किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। अदर लीगल ड्यूटीज़ भी ये परफॉर्म कर सकते हैं जो इन्हें प्रेसिडेंट असाइन करेंगे, और ये अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन या कोई दूसरे लॉ के द्वारा कन्फर्ड होते हैं। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक बहुत ही काम की बात मैं आपको बताता हूँ, जो सॉलिसिटर जनरल है ना वो सेकेंड हाईएस्ट लॉ ऑफिशियल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, अटॉर्नी जनरल के बाद। ये बात आप समझ रहे हो, और अटॉर्नी जनरल को ये हेल्प कर रहे हैं और सॉलिसिटर जनरल को खुद हेल्प मिल रही है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की। हालांकि जो सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल स्टैट्यूटरी या एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। जो अटॉर्नी जनरल है इसके लिए बाकायदा आर्टिकल मेंशन है, ये एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। बट जो सॉलिसिटर जनरल है ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये स्टैट्यूटरी या एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। यही बात आपको मेन समझनी है, ध्यान रखनी है, बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों एक चीज़ और जो आपको बहुत ध्यान से समझनी है, अटॉर्नी जनरल के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और बहुत बार ये पूछा भी जाता है। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें, जो कि सिविल सर्विसेज में पूछा गया है कुछ सालों पहले, इसमें कह रहे हैं ये दोनों ही केवल इकलौते ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की मीटिंग में। तो क्या है, बस यही दो लोग हैं, है ना। ओनली जब भी आए तो वहाँ पे हमें सोचना पड़ता है बहुत ध्यान से। तो क्या बस यही दो लोग हैं जो पार्लियामेंट में जिनके पास ये अधिकार है कि वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में बैठ सकें? तो असल में ये क्या है, गलत है। अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल एंड अदर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर,
आर अलाउड टू सिट इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो अगर कोई दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ ऑफिसर्स हैं तो वो भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, है ना। और ये मेजर बात है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स 1961 है उसके अकॉर्डिंग ये एलोकेशन देखने को मिलती है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो अटॉर्नी जनरल है वो अपना रेजिग्नेशन देते हैं कब, जब गवर्नमेंट जो उन्हें अपॉइंट करती है तब, अगर वो गवर्नमेंट हट जाती है ना, रिजाइन कर लेती है, तो उसी टाइम पे अटॉर्नी जनरल भी रिजाइन कर देते हैं। अगर आप ध्यान से सोचो दोस्तों, एक्चुअली इस चीज़ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिबेट भी हुआ था एक मेंबर के द्वारा कि ये तो गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं, गवर्नमेंट को लीगल मैटर में एडवाइस करते हैं, तो जब गवर्नमेंट रिजाइन कर रही है तो अटॉर्नी जनरल को भी रिजाइन कर देना चाहिए। बट ये बात नहीं मानी गई। क्यों? क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो है ना वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह का प्रोविज़न हो तो ये गवर्नमेंट ओरिएंटेड हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल को, हालांकि ये चीज़ तो देखा गया है कि अटॉर्नी जनरल अपना रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर देते हैं जब गवर्नमेंट चेंज होती है, बट वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करते हैं, है ना। ऑनरेबल प्रेसिडेंट जब चाहे उन्हें रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक बात नहीं देखने को मिलेगी गवर्नमेंट जब रिजाइन करेगी तब ये रिजाइन करेंगे, है ना। तो आई होप आप इन बारीकियों को समझ पा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहा है, असल में ये उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है कि आप क्या मूल ढांचे को समझ पा रहे हो इस क्वेश्चन का, है ना। और यहाँ पे मेन बात आपको यही समझनी, अटॉर्नी जनरल भले गवर्नमेंट को एडवाइस कर रहे हैं, बट जो गवर्नमेंट रिजाइन करेगी तो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि अटॉर्नी जनरल भी रिजाइन कर दें। तो ये कुछ बातें थी और इस हिसाब से आंसर बनता है डी, है ना, डी, नीदर वन नॉट टू। और आर्टिकल 76 में बताया गया कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एक ऐसे पर्सन को हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और उसे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। और ये ड्यूटी है अटॉर्नी जनरल की, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस करे टाइम टू टाइम लीगल मैटर पे। तो यही दो बातें हैं। और ये तीसरी इसमें जो आर्टिकल 76 का क्लोज 3 है वो यही कहता है कि इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़ द अटॉर्नी जनरल शैल हैव राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स, सारे ही कोर्ट में ऑडियंस बनने का इनके पास अधिकार होता है। और इसका जो फोर्थ क्लोज है वो ये कहता है कि अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करते हैं और जैसा प्रेसिडेंट डिसाइड करें वैसे उन्हें रेमुनरेशन मिलते हैं। सो दैट्स इट। ये क्वेश्चन तो हो गया सर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों अटॉर्नी जनरल पे, बट मैं बहुत कुछ स्पेसिफिक लेकर आया हूँ क्योंकि हमने बहुत सारा डिस्कशन किया है बैच में। सिर्फ अटॉर्नी जनरल पे 35-40 अगर हम सवाल करेंगे तो आप समझ ही रहे हो पूरा लेक्चर ही उस पर डिपेंड हो जाएगा, है ना। तो कुछ खास क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आप पढ़ सकते हो कि किस पेपर में पूछा गया, EPFO PM है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया असिस्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अभी हमने पढ़ा ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है बट सॉलिसिटर जनरल नहीं है। और इसमें दूसरा कह रहे हैं कि ये असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल को, ये बात सच है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल। तो प्रेसिडेंट क्या अपॉइंट करते हैं? अब देखो अटॉर्नी जनरल को तो ये प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, बट सवाल ये है कि क्या इन्हें सॉलिसिटर जनरल को ही प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है? दोस्तों ऐसा नहीं है, सॉलिसिटर जनरल को प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं, तो इस हिसाब से ये गलत हो जाता है। सॉलिसिटर जनरल को कौन अपॉइंट करते हैं? सॉलिसिटर जनरल को अपॉइंट करते हैं अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, है ना। और ये किसकी रिकमेंडेशन ली जाती है? यूनियन गवर्नमेंट की। क्यों? क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव एक्शन है। आई होप आप डिफरेंस समझ पा रहे हो। डिफरेंस ये है कि अटॉर्नी जनरल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बट जो सॉलिसिटर जनरल है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो है नहीं, ये एक तरह की एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, तो एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू ये क्रिएट किया गया है ना। तो इस वजह से सॉलिसिटर जनरल की अपॉइंटमेंट जो है वो अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट करती हैं और यहाँ पे रिकमेंडेशन ली जाती है यूनियन गवर्नमेंट की। तो इस हिसाब से ये गलत। दूसरा कह रहे हैं कि जो अटॉर्नी जनरल है और जो सॉलिसिटर जनरल है दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। हमने अभी पढ़ा कि जो सॉलिसिटर जनरल है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। तो ये CBI के पेपर में पूछा गया 2024 में, ये तो हमने देखा ही। ये क्वेश्चन आप देखो कौन सा करेक्ट नहीं है ये आपको बताना है। पहला कह रहे हैं जो SGI है यानी सॉलिसिटर जनरल गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइज़र होते हैं। दूसरा ये सेकेंडरी लॉ ऑफिसर होते हैं, जो ये पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। और चौथा कह रहे हैं सॉलिसिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय द अपॉइंटमेंट्स कमेटी। हमने पढ़ा हाँ अपॉइंटमेंट्स कमेटी इन्हें अपॉइंट करती है। ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, ये बात तो गलत है, एक तरह का नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, या एग्जीक्यूटिव वर्ड ज़्यादा सही होगा, एग्जीक्यूटिव पोस्ट है।
तो यहाँ पे ये जो सी है वो गलत है। उसके बाद कह रहे हैं सेकेंडरी लॉ ऑफिसर, सही बात है, गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं, ये बात भी सही है। अच्छा हाँ, ये बात भी गलत है, असल में अटॉर्नी जनरल होते हैं गवर्नमेंट के चीफ लीगल एडवाइजर, ये तो सेकेंडरी लॉ ऑफिसर होते हैं, तो ये भी गलत है। तो आंसर यहाँ पे ए और सी दोनों है ना। यूपीएससी ने आंसर दिया है ए और सी बोथ। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया। दोस्तों ये होती है पीवाईक्यूज़ की स्ट्रेंथ। जब आप पीवाईक्यूज़ इस तरीके से करते हो तो आप एग्जैक्टली समझ जाते हो कि वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे। आप जहाँ से ही पढ़ोगे अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल के बारे में, अगर आप इन बातों को ध्यान रखोगे तो ऐसे क्वेश्चन आप इजिली टैकल कर लोगे। द जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन इंडिया इज प्राइमरली प्रोटेक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस किस चीज़ से प्राइमरली प्रोटेक्टेड होता है, ये आपको बताना है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और, सवाल ये है कि क्या जो सॉलिसिटर जनरल है वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, सॉलिसिटर जनरल नहीं ले सकते, अटॉर्नी जनरल ले सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। और क्या वोटिंग करने का अधिकार होता है अटॉर्नी जनरल को? तो इसका जवाब है नहीं, वोटिंग का अधिकार नहीं होता, सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। खैर अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं, मुझे ये ध्यान आया तो मैंने सोचा बता दूं आपको अलग से। हाँ, तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस इन इंडिया इज प्राइमरली प्रोटेक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शंस है, कंटेम्प्ट पावर्स, फिक्स सर्विस कंडीशन, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो कंटेम्प्ट पावर आप समझ ही रहो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, और ये इंश्योर करता है कि जो जुडिशियरी की अथॉरिटी और डिग्निटी वो मेंटेन रहे और जस्टिस के एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरफेरेंस में ना आए, है ना। ये पावर्स आर्टिकल 129 एंड 215 में है स्पेसिफिकली, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए और ये हाई कोर्ट के लिए। उसके बाद फिक्स सर्विस कंडीशन, तो आप समझ ही रहो, अपॉइंटमेंट के बाद जो कंडीशंस हैं वो अल्टर नहीं किए जाते टू देयर डिसएडवांटेज। जो सैलरीज, अलाउंसेज और अदर सर्विस कंडीशंस हैं जजेस की, वो फिक्स्ड होती हैं बाय लॉ। तो ये भी चाहिए। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ये भी तो आप समझ ही रहे हो कि ये एग्जीक्यूटिव के प्लेजर पे जजेस कैन नॉट बी रिमूव एट द प्लेजर ऑफ एग्जीक्यूटिव, है ना। वो बहुत ही रैगोरस इम्पीचमेंट की प्रोसेस है, तभी उन्हें हटाया जा सकता है। तो टेन्योर की भी सिक्योरिटी है, तो इस हिसाब से अनबायस्ड होकर ओपिनियन देने के लिए ये फिजिबल कंडीशन बनती है। तो आंसर क्या है, डी। व्हाट हैपन्स इफ द प्राइम मिनिस्टर रिजाइन्स और डाई। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टेंस ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर ऑटोमेटिकली बिकम द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट मस्ट इमीडिएटली अपॉइंट अ न्यू प्राइम मिनिस्टर हु कैन प्रूव अ मेजोरिटी इन द लोकसभा विद इन 6 मंथ, लोकसभा इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नेसेसिटेटिंग फ्रेश इलेक्शंस। बेहद शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पहले बहुत पूछे गए हैं, ये सिविल सर्विस का पीवाईक्यू ही है। तो देखो ये बात ना बिल्कुल सच है कि अगर प्राइम मिनिस्टर हेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, और आर्टिकल 75 में भी हम पढ़ते हैं कि मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट बट इन प्रैक्टिस दे होल्ड ऑफिस एज लॉन्ग एज द प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यूज। तो अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं या उनकी डेथ हो जाती है और इफ़ ही सीजेज टू होल्ड ऑफिस, तो उस केस में एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डीम्ड टू बी हैव रिजाइन। माना जाता है कि एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया है, या आप कह सकते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिजॉल्व हो गई है, बिकॉज मिनिस्टर आर अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, है ना, इस वजह से। तो हालांकि जो आउट गोइंग मिनिस्टर्स हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं एज अ केयर टेकर गवर्नमेंट जब तक एक न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं होते, बट एग्जिस्टिंग काउंसिल लीगली कम्स टू एन एंड। सो आंसर शुड बी ऑप्शन ए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टेंस ऑटोमेटिकली डिजॉल्व। बाकी की बातें साफ तौर से गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता कि सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, है ना। और हालांकि ये चीज़ मैटर लाइक दिस इज़ अ मैटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, बट कोई रूल नहीं है। बहुत बार ऐसा देखा गया कि सीनियर मोस्ट कैबिनेट मिनिस्टर एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, बट ऑटोमेटिकली वाली बात गलत है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। प्रेसिडेंट अगर चाहें तो सीनियर मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं एज अ केयर टेकर या इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, बट ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन की बात है, कोई रूल नहीं है। तो इस हिसाब से ये गलत हो जाता है। जैसे कई बार हमने देखा भी है, जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ के बाद गुलजारी लाल नंदा बिकेम प्राइम मिनिस्टर, है ना, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली। तो इस हिसाब से देन इसके बाद कह रहे हैं प्रेसिडेंट मस्ट इमीडिएटली अपॉइंट अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। ये बात भी यहाँ पे गलत है ना, विद इन 6 मंथ कंडीशन भी इन्होंने गलत कह दिया है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को लाइक जिनके उन्हें लगता है जो लोकसभा में अपना कॉन्फिडेंस प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप देखो ये प्रोविज़न आर्टिकल 75 का क्लोज 5, तो ये कहता है कि अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एज वेल, बट मस्ट बिकम एन MP विद इन 6 मंथ, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को 6 महीने का टाइम मिल रहा है टू प्रूव मेजोरिटी। इफ़ नेसेसरी तो प्रेसिडेंट एक फ्लोर टेस्ट चेक कर सकते हैं विद इन अ रीजनेबल टाइम। तो ये वाली बात भी यहाँ पे गलत है।
लोकसभा इज ऑटोमेटिकली डिजॉल्व नेसेसिटेटिंग फ्रेश सिलेक्शन, ये बात भी यहाँ पे गलत है। रेजिग्नेशन या डेथ जो है वो ऑटोमेटिकली डिजॉल्व नहीं करता है लोकसभा को। लोकसभा कंटिन्यू रहती है अनलेस जब तक 5 साल का टर्म एक्सपायर नहीं हो जाता, या अनलेस प्रेसिडेंट डिजॉल्व ना कर दें, है ना, या फिर इट इज़ डिजॉल्व इन सिचुएशन जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है। तो कुछ केसेस हैं यहाँ पे जिसमें लोकसभा कंटिन्यूज रहती है। तो न्यू प्राइम मिनिस्टर कैन बी अपॉइंटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग लोकसभा एज वेल, है ना। द एंटी डिफेक्शन लॉ ऑफ 10th शेड्यूल इज डिजाइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, इसके लिए मैं PYQs नहीं लेके आया हूँ। अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारा डिस्कशन इस पर हम करते ही हैं। पहला कह रहे हैं टू गिव मोर पावर टू द स्पीकर टू एंश्योर पार्टी डिसिप्लिन एंड प्रिवेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी caused by frequent floor crossing, to prevent opposition parties from merging, to allow legislature to vote according to their conscience on all bill। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ आ रहा आंसर यहाँ पे बी होगा। ये तो आप समझ ही रहे हो एंटी डिफेक्शन लॉ किस वजह से आया था, 52nd अमेंडमेंट के थ्रू आया, 10th शेड्यूल में जोड़ा गया है। कौन सा ईयर था, 1985 था ना। तो इसका लॉजिक भी वही था कि बार बार पार्टीज बदलते थे MPs, तो इस वजह से ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया ताकि पार्टी डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा सके और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को रोका जा सके। फिर भी दोस्तों मेरा मन नहीं माना तो मैं कुछ क्वेश्चन प्रस्तुत करता हूँ आपके सामने एंटी डिफेक्शन लॉ से। OPSC में पूछा गया था, बहुत ही रिसेंटली पेपर कंडक्ट हुआ था। एंटी डिफेक्शन लॉ के रिस्पेक्ट में गलत वाली बात पूछी गई थी। पहला कह रहा है 9th शेड्यूल में थे, तो गलत ही है, 10th शेड्यूल में है। दूसरा कह रहा है इलेक्टेड मेंबर जो इनिशियली सेटअप नहीं होते हैं बाय पार्टी, बट बाद में वो पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन फेस कर सकते हैं, ये बात सच है। नॉमिनेटेड मेंबर फेस डिस्क्वालिफिकेशन अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ते हैं आफ्टर 6 मंथ, तो ये बात भी सच है। सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू मेक रूल, नहीं, यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर देखते हैं इन चीज़ों को ना, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने गलत पूछा था। फिर आप देखो CDS ने पूछा क्या था, एंटी डिफेक्शन लॉ बैन्स एन इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट द एक्सप्लिसिट मैंडेट ऑफ हिज पार्टी। मतलब पार्टी के खिलाफ जाकर अगर आप वोट कर रहे हो तो वो तो एंटी डिफेक्शन के अंदर आता है। देन इसके बाद कह रहे हैं कि डू नॉट अप्लाई 1/3 ऑफ मेंबर ऑफ अ पार्टी डिसओबे, नहीं, कम से कम 2/3, है ना। 66% अगर मेंबर, 67% इनफैक्ट अगर वो नहीं आपके पार्टी के मैंडेट को मानते हैं तो उस चीज़ को एंटी डिफेक्शन के अंदर डिफेक्शन के रूप में नहीं देखा जाएगा, अदरवाइज देखा ही जाएगा, है ना। तो ये अप्लाई नहीं होगा तब जब 2/3 मेंबर जो है डिसओबे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मेंबर उस चीज़ के खिलाफ है, तो फिर वो पार्टी की मत कहाँ हुई, है ना। तो समझ आता है लॉजिक। तो फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताई थी दोस्तों 10th शेड्यूल के बारे में, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और मैंने आपको बताया था फाइनल अथॉरिटी कौन होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है, कि हो तो होलन केस से निकल कर आया है, एंड इट इज़ लाइक सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एज वेल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप समझो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन ऐसा नहीं है कि जुडिशियल रिव्यू से परे है, वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है। एक क्वेश्चन और था, ये भी आप देख लो, नहीं आप पढ़ लेना। यहाँ पे वही कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट फाइनल आर्बिटर होते हैं जहाँ पे ये अनरिजॉल्व रह जाती हैं केसेस, नहीं, यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर देखते हैं ना इन मामलों को। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। पहला कह रहे हैं इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस। दूसरा कह रहे हैं इट अप्लाइज ओनली टू सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों ये सारे PYQ हैं, जितना हमने देखा, ये भी PYQ है, ये भी PYQ है। मतलब PYQ क्या है तो ऑब्वियस है, और ऐसे पूछा भी गया पहले, ये भी PYQ है सिविल सर्विसेज का, ये तो खैर PYQ ही है। अभी आगे भी आप देखना, हर पेपर के साथ हम ये देख रहे हैं कि 90% क्वेश्चन PYQs देखने को मिल रहे हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। पहला कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी लेके आता है, अकाउंटेबिलिटी लेके आता है। हाँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन का पर्पस यही है कि आप इन्फॉर्मेशन ले सको, सवाल पूछ सको। उसके बाद दूसरा कह रहे हैं इट अप्लाइज ओनली टू सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। नहीं, ये बात गलत है। यहाँ पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वाली जो बात है वो गलत है, क्योंकि जो RTI एक्ट है वो अप्लाई होता है ऑल पब्लिक अथॉरिटीज़ में, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल बॉडीज़ ही क्यों ना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टेट्यूटरी बॉडीज़, गवर्नमेंट ओन, गवर्नमेंट कंट्रोल इंस्टीट्यूशन, इनफैक्ट NGOs में भी जो गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस किए जाते हैं उनमें भी ये RTI अप्लाई होता है ना। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। और RTI एक्ट जो 2005 में आया था उसका मेन प्रियम्बल ही यही कहता है कि जो ये एक्ट है इसका एम है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट किया जा सके इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। ये सिटीजन्स को एम्पावर करता है कि आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटीज़। आंसर इज ऑप्शन A, वन ओनली।
विच ऑफ फॉलोइंग इज बेस्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो ये टर्म आपने बार बार सुना होगा दोस्तों, चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होते हैं। तो ये आप इस क्वेश्चन में देख लो, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। पहला कह रहा है जो कैग ऑडिट करता है गवर्नमेंट अकाउंट का, वो चेक्स एंड बैलेंस है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल है लोकसभा को, वो चेक्स एंड बैलेंस है। सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन करता है कोई लोग जो पार्लियामेंट के द्वारा पास्ड है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करते हैं तो ये चेक्स एंड बैलेंस है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, ये चेक्स एंड बैलेंस है। क्या है इसमें से चेक्स एंड बैलेंस? दोस्तों ये जो टर्म है ना, ये असल में जुड़ा हुआ है जुडिशियल रिव्यू से। जो जुडिशरी है वो लाइक द जुडिशरी एक्ट्स एज अ चेक ऑन द लेजिस्लेचर। जुडिशरी एक्ट्स एज अ जुडिशरी एक्ट एज अ चेक ऑन द लेजिस्लेचर। हाउ? बाय डिक्लेयरिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज वॉइड। जब असंवैधानिक कानूनों को वॉइड करार कर दिया जाता है तो वो चेक्स का काम करता है ना, चेक एंड बैलेंस का काम करता है। तो ये सिस्टम है चेक्स एंड बैलेंस का, जहाँ पे एक ऑर्गन रेस्ट्रेन कर रहा है दूसरे को फ्रॉम एक्सीडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट। इस लिमिट के पार आप, इस कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट के पार आप नहीं जा सकते हो। तो ये वाली बात यहाँ से जुड़ी हुई है चेक्स एंड बैलेंस से। आंसर ऑप्शन सी। तो ये जुडिशियल रिव्यू से असल में जुड़ा हुआ सवाल है। बाकी ये सब आप देखो तो हाँ, ये फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को तो एंश्योर करता ही है, बट चेक्स एंड बैलेंस की बात नहीं है। अगर आप इस चीज़ को एनसीईआरटी में पढ़ना चाहते हो, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, जो जुडिशरी रोल ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस एनसीईआरटी में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बारे में पूछा गया है, जिसने आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन को एक्सपेंड करने में हेल्प करा। ये मेजरली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशंस। तो सिंपली पूछा गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया ये आपको बताना है। बड़ा ही आसान सवाल है दोस्तों, इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट, है ना। यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लिया गया। तो ये दो बातें, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे रिसेंटली क्वेश्चन आया था, प्रोसीजर स्टेबल्ड बाय लॉ में, ओपीएससी में। उस टाइम भी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, है ना। और इसका आंसर तो यूनाइटेड स्टेट्स है। अभी मैं डिस्कस नहीं कर सकता, बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज डिस्कशन, पर आपको ज़रूर पता होना चाहिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में क्या फ़र्क है, एंड बाकी जो इससे रिलेटेड चीज़ें हैं। बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, अगर आप देखो तो इन्होंने पूछा भी था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है रिसेंटली सेल्स में। तो असल में नेचुरल जस्टिस का जो प्रिंसिपल है वही ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट देखिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243 के। तो 243 के के बारे में पूछा गया। आर्टिकल 243 से जुड़े हुए जितने भी आर्टिकल्स वो हमने बार बार डिस्कस किए हैं। मैंने आपको बताया हर स्टेट पीसीएस में इससे क्वेश्चन आते ही हैं, है ना। कोई ऐसा पीसीएस का पेपर नहीं है जहाँ पे इससे क्वेश्चन आया हो। सीडीएस एनडीए में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। असल में इलेक्शंस की बात करता है ये 243 के, है ना। 243A2 के अगर आप कमेंट में मेंशन करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे आपका रिवीजन भी होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा जा रहा है। पहला कह रहा है ये हर 5 साल में गठित होती है, तो ये बात सच है, हर 5 साल में गठित होती है ये। और दूसरा कह रहे हैं ये रिकमेंड करती है फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन स्टेट, तो ये बात भी सही है ना। आंसर क्या होगा? आंसर सी। बहुत ईजी वाले क्वेश्चन है जिन पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते। हाँ, बट बैच में क्या करते हैं, फाइनेंस कमीशन पे बहुत सारे पीवाईक्यू जितने भी पूछे गए सारा इकट्ठे डिस्कस करते हैं। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, बट कभी अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन बने तो हम टैकल कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहद शानदार क्वेश्चन है। ये 4 स्टेटमेंट है, पहले आप वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करिए। ये इसके ऑप्शंस हैं। तो कह रहा है अगर कोई स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है, उसके एरिया बाउंड्री या नेम को बदलना है, तो ये आर्टिकल 3 से जुड़ा हुआ मुद्दा है। कोई बिल अगर लाया गया तो बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के लाया जा सकता है। तीसरा कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू रेफर द बिल टू द लेजिस्लेचर, ताकि वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकें। चौथा, पार्लियामेंट बाउंड है कि वो एक्सेप्ट ही करेगी स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज़ को। चौथा वाला थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है? पढ़ के ही मतलब समझ आ रहा है ना कि स्टेट लेजिस्लेचर का ओपिनियन मैंडेटरी क्यों होगा पार्लियामेंट के लिए, है ना। पार्लियामेंट चाहे तो एक्सेप्ट कर सकती है या फिर रिजेक्ट कर सकती है। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर का ओपिनियन है केवल एडवाइजरी है। तो 4 को आप हटा दोगे, ये हट गया, ये हट गया। अब बचा हमारे पास बी और सी, तो बस हमें थर्ड चेक करना है। थर्ड में कह रहा है प्रेजेंट इज रिक्वायर्ड टू रेफर द बिल टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू। देखिए, अगर जो बिल है वो एरिया बाउंड्री या नेम को अफेक्ट कर रही है ऑफ एनी स्टेट, तो प्रेजेंट मस्ट रेफर इट टू द कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर। क्योंकि देखिए, जिस स्टेट के नाम को बदलने की बात की जा रही है, एटलीस्ट उस स्टेट लेजिस्लेचर तक बात तो पहुँचे, है ना, ताकि वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पाए। हालांकि रेफरेंस जो है वो इस केस में आप देखो तो प्रेजेंट इज रिक्वायर्ड टू रेफर, तो ये बात मैंडेटरी देखने को मिलती है। तीसरा यहाँ पे सही है, तो आंसर यहाँ पे हम जाएंगे किसके साथ? डी के साथ, है ना।
पहला दूसरा भी सही है। हाँ दोस्तों, ये आर्टिकल 3 से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आर्टिकल 3 एम्पावर्स पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट, इंक्रीज और डिमिनिश द एरिया, लाइक ऑल्टर द बाउंड्रीज, ऑल्टर द नेम, है ना। तो ये इनसे जुड़ा हुआ है। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट की बात की जाएगी तो वो होगा आर्टिकल 2। तो इन दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए। दूसरा भी सही है, नो बिल इन दिस रिगार्ड कैन बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये प्रोविजन जो है आर्टिकल 3 का वो साफ तौर से कहता है कि अगर आप किसी स्टेट के नाम को बदलने के लिए बिल लेके आ रहे हो पार्लियामेंट में, तो वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बाद ही होगा, है ना। बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के ये बिल नहीं लाया जा सकता। तो पहला दूसरा तीसरा सही आंसर इज ऑप्शन डी। ऐसे क्वेश्चन बहुत पहले पूछे गए हैं, बहुत सारे। सीडीएस 2019 में पूछा गया था। अगर न्यू स्टेट के फॉर्मेशन की बात की जाए या बाउंड्रीज वगैरह अल्टर करने की बात की जाए, पहला कह रहे हैं पार्लियामेंट में इंक्रीज द एरिया। सही बात है, पार्लियामेंट इंक्रीज कर सकती है, घटा सकती है। कह रहे हैं पार्लियामेंट बाउंड्री नहीं बदल सकती, ये कैसी बात है, गलत है। ये तो नाम नहीं बदल सकता, नहीं ये भी गलत है। आंसर क्या होगा? हमें पूछा है गलत या सही? हमें पूछा है गलत, है ना। इसी वजह से मैं ध्यान से पढ़ता हूँ और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ ध्यान से पढ़ें। यहाँ पे आंसर होगा सी, 3 और 4। फिर आप देखो CAPF में पूछा गया आर्टिकल 3 से जुड़ा हुआ, डिक्लेयर वॉर ऑन एनी कंट्री, ऑल्टर द बाउंड्री, इंक्रीज द एरिया, एस्टेब्लिश एन ऑटोनोमस काउंसिल। तो आप समझ गए होंगे, ये तो दूसरा तीसरा समझ आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो आंसर क्या होगा? C, 2 और 3। और भी क्वेश्चन है इस तरह के, जैसे पार्लियामेंट कह रहे हैं कि एक न्यू स्टेट बना सकती है अगर टेरिटरी को सेपरेट करके बनाना चाहे तो इसमें कौन सा प्रोसीजर इससे ट्रू है? सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ली जाएगी जो यूजुअली उस स्टेट से जुड़े हुए लेजिस्लेचर को रेफ़र करेंगे, है ना, और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप समझ ही सकते हो आंसर क्या होना चाहिए। पहला तो बिल्कुल सही है, सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत पड़ती है, बार बार वो पूछते हैं ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सिंपल मेजोरिटी ही रिक्वायर्ड है ना, अंडर आर्टिकल 3। और बिल जो है वो पास होगा बाय सिंपल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 3। ये एक ऑर्डिनरी बिल होता है, ये एक ऑर्डिनरी बिल होता है ना। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नहीं है, ऑर्डिनरी बिल है। और दूसरा कह रहे हैं कि जब प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बेस पे अगर हम देखें तो ये यूजुअली रेफ़र करते हैं इस बिल को टू द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। तो हाँ, अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई स्टेट से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो उससे स्टेट को तो पता होना ही चाहिए। तो बिल इंट्रोड्यूस होगा ओनली विद द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, और उससे पहले कॉन्सर्न्ड यानी उस स्टेट से जुड़े हुए कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर को बिल रेफ़र करेंगे प्रेसिडेंट, ताकि उनके व्यूज़ को लिया जा सके। हालांकि जो स्टेट लेजिस्लेचर का व्यू आएगा वो एडवाइजरी होगा, पीछे जो हमने पढ़ा। पहला दूसरा सही है। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट नहीं, ये बात तो गलत है ना। आर्टिकल 3 में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट होती है। आंसर इज ऑप्शन ए, 1 और 2। फिर आप ये देखो, है ना, एक ही तरह के सवाल पूछ रहे हैं ना वो बार बार। कह रहा है अगर न्यू स्टेट की क्रिएशन की बात की जाएगी तो अमेंडमेंट लाया जाएगा पार्लियामेंट में अंडर आर्टिकल 368। नहीं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ही नहीं है, मैंने आपको बताया, एक तरह का सिंपल सा बिल है। तो पहला गलत हो जाता है, ऑर्डिनरी बिल है, ये ऑर्डिनरी लॉ है, तो ऑर्डिनरी लॉ बनेगा। तो दूसरा कह रहा है रेटिफिकेशन बाय 1/2 द स्टेट, नहीं ये भी गलत है। आर्टिकल 3 में आर्टिकल 368 तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो 1/2 ऑफ द स्टेट की बात कहाँ से आती है? जिस स्टेट से जुड़ा हुआ मुद्दा है उस स्टेट लेजिस्लेचर पे बात की जाएगी। तीसरा कह रहे हैं लेजिस्लेचर कैन बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेस, तो ये सही है। आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग बिल ऑर्डिनरी बिल है और ये पास होता है बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग। तो आंसर क्या होगा? सी। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैग के ऊपर पूछा गया है। कैग से अक्सर सवाल आते हैं, हमने बहुत बार डिस्कशन किया है। पहला कह रहा है कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। दूसरा कह रहा है रिटायरमेंट के बाद कैग ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट नॉट अंडर स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा कह रहा है कैग कैन ओनली बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस इन मैनर एंड ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाँ दोस्तों, एक बात और, जितनी मैंने आपको पीछे PYQs दिखाई ये सारे हमारे बैच में कवर्ड होता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि PYQ से चीज़ें सॉल्व हो रही है। ऐसे ये PYQ है, हर एक सवाल जो पॉलिटिक्स जुड़ा हुआ है लगभग PYQ से, कुछ एक सवालों को छोड़ दे तो। ये क्वेश्चन भी आप देखो तो कैग के बारे में अक्सर पूछते हैं, हमें पता होना चाहिए कैग के बारे में। पहला कह रहे हैं ना कि ये अपॉइंट होते हैं बाय द प्रेसिडेंट, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, पहला तो होना ही है सही। तो आप देखो तो यहाँ कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। अंडर आर्टिकल 148 कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय वारंट अंडर हीज हैंड एंड सील। दूसरा कह रहे हैं रिटायरमेंट के बाद जो कैग हैं वो ऑफिस होल्ड कर सकते हैं अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट नॉट अंडर स्टेट गवर्नमेंट। ये बात तो साफ तौर से गलत है। आर्टिकल 148 के क्लोज फॉर्म में ये कहा गया है कि आफ्टर सीजिंग टू होल्ड ऑफिस कैग इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी फर्दर ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। तो नॉट नीदर सेंट्रल नॉर स्टेट गवर्नमेंट, किसी में भी वो ऑफिस होल्ड नहीं करेंगे, अदरवाइज फिर क्या फ़ायदा।
मतलब सेंटर में ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, स्टेट में कर सकते हैं। अब बात ही सेंस नहीं बन रहा इस स्टेटमेंट में। तीसरा कह रहे हैं कैग कैन ओनली बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस इन मैनर एंड ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हाँ, अंडर आर्टिकल 148 कैग को सेम सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलता है एज अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो जो रिमूवल है इज बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर एन एड्रेस बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होगी। जिस तरह से जज को रिमूव करने का प्रोसेस है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसी तरह से इन्हें भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिलता है कैग को भी। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? दूसरा तो गलत है, तो ये आप हटा दो, ये भी हटा दो। ये पहला तो सही होना ही है, तो आंसर वैसे भी निकल कर आ जाता है। एलिमिनेशन से बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग पार्ट 3 बट इट कुड नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। सबको पता है, हमने हाल ही में डिस्कशन किया बेसिक स्ट्रक्चर पे बहुत डिटेल में। दूसरा कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इन गोलकनाथ केस हेल्ड दैट पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड पार्ट 3। तो देखिए, मैंने आपको रिसेंटली इसके बारे में बताया भी था दोस्तों, ये आपको पता भी होगा, आसान सवाल है ये तो। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो कि 1973 का लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत फेमस जजमेंट है। इंडिया की लार्जेस्ट बेंच बैठी थी उसमें, है ना, 13 जजेज की, 7-6 का मत निकल कर आया था। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पार्लियामेंट का जो पावर है अंडर आर्टिकल 368 इट एक्सटेंड्स टू एवरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स एज वेल। हालांकि पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर के फीचर्स को ऑल्टर या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है, तो पहला तो सही है। दूसरा कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इन गोलकनाथ केस हेल्ड दैट पार्लियामेंट कुड नॉट अमेंड पार्ट 3, ये भी सही है। असल में आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस था, बहुत फेमस केस था ये भी, वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये कौन सा ईयर था? 1967। इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था कि फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसेंडेंटल, 2 वर्ड इन्होंने कहे थे, ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल। इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसेंडेंटल मतलब समय से फर्क नहीं पड़ता। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अब्रीज नहीं किए जा सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 368। बाद में ऑब्वियसली केशवानंद भारती केस में इस चीज़ को बदला गया, है ना, और ये भी यहाँ पे सही हो जाता है। तो यहाँ पे क्या एक्सप्लेनेशन है? देखिए, पहला में कह रहे हैं कि पार्लियामेंट किसी पार्ट को अमेंड कर सकती है बट बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए। और दूसरा कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ में ये कहा कि पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती पार्ट 3 को। दोनों बातें सच है बट दोनों का कोई तुक नहीं बन रहा। असल में सवाल ये है कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती किसी पार्ट को बट बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये जजमेंट है ना, इसकी वजह गोलकनाथ केस थोड़े है, केशवानंद भारती जजमेंट है इसकी वजह। तो सेकंड भी सही है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, 2 अलग अलग बातें हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे आंसर बी सही है ना, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों, कमेटी पे हमने बहुत सारा डिस्कशन किया था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए, ये हमारी बैच की फाइल है। मेजर कमेटी हमने पढ़ी, यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल कमेटी, और इसके बाद है ड्राफ्टिंग कमेटी। इसमें हमने पढ़ा था एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, सरदार पटेल। तो ये सरदार पटेल जी के द्वारा ये मैनेज की गई थी और इसमें 5 सब कमेटी भी थी, जिसमें से ये वाली सब कमेटी बहुत पूछते हैं, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर वाली। अगर आप इस तरह से देखो तो इसमें कह रहे हैं एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वल्लभ भाई पटेल। PYQ भी है मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे याद है PYQ भी इस पे है। हाँ, ये रहा, है ना, देखो आप, है ना PYQ। तो इसी वजह से PYQs करना बहुत ज़रूरी है। हरियाणा सिविल सर्विस में 2023 में पूछा गया। कुछ बातें मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह जो कमेटी थी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी थी, और इसमें हमने देखा फंडामेंटल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, ट्राइबल एरियाज़ के सेफगार्ड, इन चीज़ों से डीलिंग है। और इसमें भी फर्दर सब कमिटीज़ हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जो कि JB कृपलानी जी उसके चेयरमैन थे, माइनॉरिटीज़ सब कमेटी है जिसके चेयरमैन HC मुखर्जी थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है ना, ट्राइबल एरियाज सब कमेटी जिसके चेयरमैन गोपीनाथ बोरदोली जी थे, बहुत फेमस, असम के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और इस तरह से आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन थे नेहरू जी, और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के, देन ये तो होगा नहीं। KM मुंशी तो आप जानती हो, एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन नहीं थे बल्कि फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी के चेयरमैन थे। मीनू मसानी नहीं, ये मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बट चेयरमैन नहीं थे एडवाइजरी कमेटी।
अगला देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ से जुड़ा हुआ सवाल है और बहुत सारे डिस्कशन को हमने कंडक्ट किया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ से, तो उम्मीद है आप इसे ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। पहला कह रहा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना बिटवीन एज ऑफ 6 and 14। दूसरा कह रहा है वायलेंस को एब्जॉर्व करना यानी निंदा करना, त्याग करना वायलेंस का। तीसरा कह रहे हैं साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना। चौथा कह रहे हैं फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो दोस्तों इसका आंसर आप दोगे मुझे कमेंट बॉक्स में। हम सब ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ी है, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ से जुड़े हुए क्वेश्चन को आंसर करोगे। मैं सही आंसर पिन कर दूंगा, है ना। ये इसके ऑप्शंस हैं और ये इसका क्वेश्चन है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज डिस्कशन। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी और ये बैच है और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर है। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में दोस्तों। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हो हमें कमेंट करके बता सकते हो, और अगर आपका कोई राय या सुझाव है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।